नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने लखनऊ की एक अज्ञात हत्या के बारे में आया हूँ। जैसा कि पिछले लखनऊ की अपनी तैनाती के दरमियान जो आपको मैंने क्राइम की बातें बताई हैं, वो सभी अज्ञात हत्याओं से संबंधित थीं। आज भी एक ऐसी अज्ञात हत्या जो बहुत सनसनीखेज थी और तत्समय में बहुत ही समसामयिक अपराध की घटना थी। 17 मार्च 2016 को कंट्रोल रूम ने ये बताया है कि महानगर में जो एक पॉश लोकेलिटी है, वहाँ पर जो सड़क के किनारे कुछ झाड़ झंखाड़ एक पार्क के पास पड़े हुए हैं, उसमें एक बोरी में एक बच्ची की लाश मिली है। आप समझ सकते हैं उस समय दिल्ली में जो बच्ची के साथ घटित हुआ था उसको लेकर और नए कानून को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता थी किसी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटनाओं पर। फ़ौरन इंस्पेक्टर महानगर मौके पर पहुंचे, उन्होंने बोरी को खुलवाया, बल्कि बोरी उस समय खुल चुकी थी और कुछ लोगों ने उसको निकाल कर या उसे उत्सुकतावश जानने की कोशिश की थी कि बोरी में क्या है। और जैसे ही उन्होंने उसमें एक बच्ची देखी और वो वहाँ से भाग खड़े हुए, तभी पुलिस को सूचना मिल गई। बोरी को खोलकर जब शव को निकाला गया तो एक 10-12 साल की बच्ची का शव था और कपड़े नहीं थे शव पे। मुंह में एक हाफ पैंट के नीचे के हिस्से का आधा फाड़ा हुआ हिस्सा मुंह में ठूसा हुआ था और शरीर के साथ बहुत निर्ममता की गई थी। सभी भाग के पहुँचे, मैं भी सवेरे सवेरे बिना नहाए धोए, क्योंकि घटना बहुत संगीन थी। प्रेस मैं जानता था पहुँच जाएगी 10, 15, 20 मिनट में, और फिर घटना को लेकर तमाम बातें इधर उधर की सभी समाचार माध्यमों में आने लगेगी। तो मैं भी पहुंचा, देख के बड़ा मन सवेरे सवेरे ख़राब हुआ। बच्ची का शव देखकर अगल बगल कोशिश की गई कि इसे कोई पहचान ले, लेकिन बच्ची के शव को बहुत देर तक वहाँ बाहर खुले में छोड़ना उपयुक्त नहीं था। खाली सिर का हिस्सा थोड़ा खुला हुआ छोड़ के कि शायद कोई पहचान ले, बाकी शव के हिस्से को ढक दिया गया। डॉग स्क्वाड तुरंत आ गया। शहर के बीचों बीच का मामला था। 5 मिनट में ही वहीं महानगर में ही पुलिस लाइन से डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, सारी टीमें आ गईं और सभी अधिकारी, एसपी ट्रांसगोमती, सीओ अलीगंज, सीओ महानगर, इंस्पेक्टर महानगर, इंस्पेक्टर अलीगंज, सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की गई। डॉग स्क्वाड आया और उसने बच्ची की उस बोरे जिसमें वो बंद थी उसको स्मेल करके, वो सामने ही एक आइसक्रीम का स्टोर था जहाँ सवेरे सवेरे आइसक्रीम के सारे वेंडर्स यानी ठेले वाले इकट्ठा होते हैं और अपने हिस्से का आइसक्रीम वहाँ से लेके शहर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, ऐसा स्टोर रूम था। और बार बार कुत्ता उसको सूंघ के और स्टोर रूम के भीतर घुस जाया करता था। तो ये समझ में आया कि हो सकता है इसी स्टोर में वो बच्ची कहीं से लाई गई हो या कोई ले आया हो और बाद में हत्या करके सामने ही फेंक दिया हो। तो उस समय तक 9-10 बजे तक जितने भी आइसक्रीम के वेंडर्स जनरली वहाँ 12 बजे तक इकट्ठा होते हैं और 12 बजे के बाद वहाँ से सामान लेके चलते हैं, ताकि स्कूल के खुलने के वक्त और उसके बाद से फिर शाम को बाज़ार में और देर रात में खाना खा के टहलने वाले लोगों तक लोग आइसक्रीम ख़रीदते हैं और वही उनका समय होता है। तो 12 बजे तक जितने आते गए स्ट्रीट वेंडर्स, सबको थाने पर भेजा गया और उनसे पूछा गया, जो उसके मालिक थे या स्टोर के जो इंचार्ज थे, कि कितने आ जाए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आज आना था ना आया हो, या जो कल तक आया था आज अभी तक नहीं आया है, उसको भी फ़ोन करके बुला लिया जाए। 12-1 बजे तक सभी को अकाउंट फॉर कर लिया गया और सभी थाने पर ले जाए गए। सबका नाम, नंबर, पता और तमाम चीज़ें इकट्ठा की गई, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, कहीं से कोई बात चल नहीं पाई। फिर ये कहा गया कि सीसीटीवी, उस समय तक सीसीटीवी के बारे में लोगों में जागरूकता आ गई थी और कम से कम बड़े संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे बाहर की तरफ लगाए गए थे। वहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बड़ा शोरूम है और एक बड़ा नर्सिंग होम है। एक घटनास्थल से पहले है और एक घटनास्थल के बाद है।
इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज के लिए तुरंत टीमें भेजी गईं और दोपहर बाद तक इनके फुटेज आ गए। फुटेज से एक चीज़ क्लियर हुई कि अकेला आदमी एक ई रिक्शा पर, जिस सीट पर वो ड्राइव कर रहा था, जहां वो बैठा था, उसके बगल की सीट पे ठीक बगल में एक बोरी रखे हुए था। आगे की तरफ गया, फिर पीछे मुड़ कर आया और दीवार से सटाकर जहाँ पर सड़क के किनारे की जो घास होती है, जंगल जैसी होती है, पीले पीले फ्लावर होते हैं, काफ़ी बड़ी हो जाती है। जैसे ही हल्का सा उसने धीमा किया है अपने ई रिक्शा को, और वहीं पर हाथ से धक्का दे दिया और वो बोरी नीचे गिर गई और वो तेज़ी से पहले सहारा वाले चौराहे की तरफ, फिर उसके आगे निकल गया। इसके बाद का कोई ट्रेस किसी भी सीसीटीवी में नहीं आया। चूँकि ई रिक्शा में कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ उसके कलर से पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। और उस समय जो क्वालिटी सीसीटीवी की लगती थी, वो जो उसका रिजोल्यूशन था वो बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। बस वो अपने बिजनेस पर्पज़ से लोग लगवाते थे, तो उससे पहचान करना बहुत मुश्किल था। वो 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं उतरा था, वो भीतर बैठे बैठे ही उसने ऐसा किया था। इसलिए पहचान के संबंध में उसके रिजोल्यूशन को बढ़ा के, घटा के, जूम करके, अलग से निकाल के, उसे फिर स्कैन करके हर तरह से कोशिश की गई, लेकिन शक्ल बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। इस बीच सारे समाचार माध्यम, सारी उस समय टीवी भी अपने शबाब पर थी 2015-16 पर। बहुत ढेर सारे चैनल आ गए थे। चैनलों के बीच में गला काट प्रतियोगिता थी। एक से बढ़कर एक, जो कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ लाने वाले चैनल थे, और भांति भांति की ब्रेकिंग न्यूज़ उस समय चलने लगी थी। आप समझ सकते हैं कितना दबाव रहा होगा पुलिस पर कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वही सामान्य प्रश्न, कौन देख रहा था, किसकी ड्यूटी थी। तो खैर, अब पुलिस भी उसकी आदी हो चुकी थी। हर एक का जवाब उसके पास सीधा साधा था। कोशिश हो रही है, प्रयास कर रहे हैं, शाम तक खुल जाएगा, इस तरह की बातें की जाने लगी। एसपी ट्रांसगोमती उस समय जयप्रकाश थे। बहुत कर्मठ अधिकारी था। आजकल एसपी पीलीभीत हैं। मेरे साथ करीब 4 साल वो एसटीएफ में भी रहे थे। तो मैं ये जानता था कि मेहनत करके और सर्विलांस के माध्यम से ज़रूर कुछ न कुछ इसके बारे में पता कर लेगा। जयप्रकाश को ये काम सौंपा गया कि अपनी टीमें आप तुरंत बना लीजिए और इसको हर हाल में जल्दी, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी ही पुलिस की छीछा-लेदर होगी। और जब पुलिस की छीछा-लेदर होगी, लखनऊ में सब कुछ है, सरकार है, सारी बिल्डिंग हैं, सारे अधिकारी हैं, सारे विधायक हैं, सारे सांसद हैं, तो सब कुछ लखनऊ में है, फिर ज़्यादा हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खैर, सामान्य प्रक्रिया में पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। कंट्रोल रूम के माध्यम से सबसे पहले ये पता किया गया कि इस हुलिया का, जो हुलिया बच्ची की वहाँ उस समय मिली थी, कि इस हुलिया की किसी लड़की की गुमशुदगी या कोई किसी के साथ जाने या किसी तरह की कोई सूचना अगर किसी थाने पर आई हो तो कृपा करके उससे बताएं, ताकि बच्ची की पहचान हो सके। थोड़ी देर में अलीगंज थाने से ये सूचना आई कि इसी कदकाठी की एक बच्ची की गुमशुदगी रात में अंकित की गई है, जो सेक्टर जे अलीगंज की रहने वाली है, और उसके पिता जो एक सफाई कर्मी हैं, उन्होंने थाने पर एक गुमशुदगी लिखवाई है कि उनकी बेटी रात में करीब 9 बजे घर से बाहर टॉफ़ी लेने के लिए निकली थी और अभी तक नहीं आई है। उनसे फ़ौरन कहा गया कि आप उसे तुरंत महानगर भेज दें। वो पूरी परिजनों सहित पूरा परिवार महानगर थाने आया। वहाँ से पुलिस की गाड़ी से उन्हें पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया, और पोस्टमार्टम हाउस में जैसे ही बच्ची का शव उनको दिखाया गया, वो विलाप करने लगे। ये तय हो गया कि ये बच्ची उन्हीं की है। फिर उनको तुरंत FIR करने के लिए कहा गया। अलीगंज ने बताया कि 363 यानी बच्ची को भगा ले जाने, बच्ची को उठा ले जाने के धारा में पहले से ही इनकी गुमशुदगी के साथ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन चूंकि अब हत्या हो गई है उसकी, तो धारा 302 और 201 यानी हत्या के साक्ष्य को छुपाने के प्रयास की धाराएं उसमें बढ़ा दी गई। और ये क्राइम नंबर 107/2016 में थाना अलीगंज में दर्ज कर लिया गया। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार की पुष्टि हुई, और ये भी उसमें आया कि कुछ चोटें उसकी
पोस्टमार्टम हैं, यानी मृत्यु के बाद कुछ चोटें उसमें कारित की गई हैं। इससे ये लगता है कि ये बच्ची की निर्मम बलात्कार के बाद हत्या की गई, और उसके बाद ये भी हो सकता है उस समय समझा गया कि बोरी से फेंकने की वजह से कुछ चोटें आ सकती हैं जो कि पोस्टमार्टम यानी मरने के बाद की चोटें हों। लेकिन डॉक्टर से पूछने पर बताया कि नहीं, शरीर के कुछ जख्म वो पोस्टमार्टम हैं, मरने के बाद आए हैं। खैर, जब चूँकि पोस्टमार्टम में पुष्टि हो गई बलात्कार की और बच्ची अल्पवयस्क है, तो उसी मुकदमे में मुकदमा अपराध संख्या 107/2016 थाना अलीगंज में, जो पहले 363 में लिखा गया, फिर 302, 201 में लिखा गया, उसके बाद फिर 376A यानी बलात्कार, और पॉक्सो एक्ट 5/6 पॉक्सो एक्ट यानी अल्पवयस्क बच्ची के साथ बलात्कार के जो सेक्शंस हैं वो लगाए गए। चूँकि समय ज़्यादा नहीं था, रात में ही बच्ची के घर वालों के पास सारी पुलिस फोर्स पहुंची ये जानने के लिए कितने बजे निकली, कहाँ निकली, कैसे निकली, और कब कब जाती थी और कब वापस आ जाती थी। तो इस तरह की तमाम बातों के सिलसिले से वो ये कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। जिस दुकान पे बच्ची टॉफ़ी लेने जाती थी वो इनके मकान के ठीक बगल का ही था, और रात में दुकान बंद थी। उसको घर से बुलाया गया, उसने कहा साहब कल मैं 8 बजे दुकान बंद करके चला गया था, और घर में पहुंच गया था, कुछ तबीयत नासाज सी लग रही थी। तो और बच्ची के घर वाले यही बताते थे कि टॉफ़ी बहुत खाती थी और वो इसी दुकान से टॉफ़ी लेती थी। लेकिन 9 बजे उसका घर से बाहर जाना पुष्ट हुआ। अलग अलग परिजनों से जब बात की गई तो जो समय का कैलकुलेशन आया वो ऐसा लगा कि 9 से 9:15 के बीच में वो घर से निकली है, और अपने पिताजी की जेब से 3 रुपये उसे मिले थे, वही लेके निकली है, इसको इस आदत से सब लोग वाकिफ़ थे कि वो घर में जो भी पैसा 1 रुपये 2 रुपये मिलता है भाग के वो टॉफ़ी के लिए जाती है। खैर, वो ये भी पूछा गया कि अगर वो दुकान बंद थी, 8 बजे गई होगी, दुकान बंद मिली होगी, तो क्या कोई और ऐसी दुकान यहाँ खुली रहती है जहाँ आसपास वो कभी टॉफ़ी लेने के लिए जाया करती हो। तो लोगों ने बताया कि नहीं, इस तरह की और कोई दुकान नहीं है जहाँ पर वो जाया करती हो। सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे कि CCTV फुटेज में कुछ नहीं निकला, मौके पर किसी ने कुछ देखा नहीं। मोहल्ले में बच्ची का जिस दुकान पे जाना बताया गया वो दुकान पहले से बंद थी। बाकी किसी दुकान पे जाने की बात कभी किसी ने बताई नहीं। तो जैसे सामान्य रूप से एक बेचैनी होती है कि भाई अब आगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो और सारे लोग वहीं थे, अलग अलग जगह से पूछताछ कर रहे थे, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रहे थे, आने जाने वालों से पूछताछ कर रहे थे। CCTV चूँकि वो ऐसी बहुत ही डेवलप कॉलोनी नहीं थी, ना कोई बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत ढूंढा गया, घंटों ढूंढा गया कि शायद किसी प्राइवेट व्यक्ति के मकान में कोई CCTV हो और उससे हम किसी नतीजे तक पहुंच गए हैं। पुलिस इसी में पूरा टाइम उलझी रही। सारे अधिकारी वहीं थे, SP ट्रांसगुमती वहीं था, दोनों CO, दोनों इंस्पेक्टर, सभी लोग वहीं थे। एक पुलिस में हमराह का कंसेप्ट है। हमराह जो SO इंस्पेक्टर्स हैं या थाना अध्यक्ष हैं, थाना इंचार्ज हैं, वो अपनी गाड़ी में, चूँकि अकेली एक गाड़ी उनके पास होती है, अपनी गाड़ी में पीछे 3-4 सिपाहियों को बिठा लेते हैं। इनको हमराही कहते हैं। हमराहियान जिनके लिए कहा जाता है कि ये उनके साथ साथ रहेंगे और साथ साथ ही चलेंगे। सीनियर लेवल पे ये जो SP सिटी या SSP या उससे और सीनियर लेवल पे उनका गनर तो उनकी गाड़ी में होगा, लेकिन हमराही पीछे एक दूसरी गाड़ी में होंगे जिसको एस्कॉर्ट कहा जाता है। वो संख्या ज़्यादा होती है, 6, 7, 8 होगी। लेकिन SO इंस्पेक्टर के साथ जो हमराही होते हैं वो मैक्सिमम 4 की संख्या में होते हैं, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4। और जो मोटरसाइकिल से सब इंस्पेक्टर चलते हैं उनके साथ हमराही की संख्या 1 होती है, वो 1 सिपाही को पीछे बिठाकर ले चलते हैं। इसका काम ये है कि अगर कोई अर्जेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कोई अर्जेंट रेड है, कोई अर्जेंट अरेस्ट है, तो इंस्पेक्टर रहेगा और उसके साथ ये 4-5 आदमी रहेंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, बल प्रयोग करना है, तो इंस्पेक्टर स्वयं ये 3-4 आदमी 4 से 10-15 मिनट तक उसको मैनेज करेंगे जब तक कि और कहीं से फोर्स ना आ जाए।
जो ड्राइवर जो बैठा रहता है गाड़ी में, वो सिचुएशन को देखता रहता है और अगर उसको लगता है कि और फोर्स की ज़रूरत है तो फ़ौरन वो अपने जो मोबाइल सेट उसमें लगा होता है, वायरलेस सेट, उस पर कंट्रोल रूम को बताता है कि इंस्पेक्टर साहब और चारों हमराही वहाँ गए हुए हैं, ऐसा लगता है कि और फोर्स की आवश्यकता है, फलां फलां थानों की और फोर्स को बता दिया जाए, सीओ साहब और एसपी सिटी को इन्फॉर्म कर दिया जाए। ये एक सेट पैटर्न है। अगर इस तरह का कोई अर्जेंट काम हमराहियों को नहीं है तो सामान्य रूप से उनका अधिकारी जहाँ रहता है वहाँ वो खड़े हो जाते हैं, अगल बगल के लोगों से बातचीत करते हैं, या जो उनको क्राइम से संबंधित कोई जानकारी उनको है तो वो पूछा करते हैं, ताकि जब वो वहाँ से निकलें तो अपने इंस्पेक्टर को ये बता सकें कि साहब मैंने ये फला आदमी ये कह रहा था कि फला आदमी इसका नाम बता रहा था, फला आदमी इसका नाम बता रहा था। क्योंकि वो सिपाही होते हैं, कुछ फेमिलियर भी होते हैं, अपने इलाके से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। हमराही वही रहते हैं, इंस्पेक्टर बदलते रहते हैं, बहुत कम कार्यकाल आजकल उत्तर प्रदेश में थाना इंचार्जों का होता है, तो उनकी ज़्यादा रीच होती है पब्लिक में। और जब वो बैठते हैं और कोई कोई इंस्पेक्टर अच्छे होते हैं, वो हमराहियों को बुला के पूछते हैं कि कल मौके पे गए थे, तुम लोगों ने क्या बातचीत की। तो इस एसओ अलीगंज के जो दो हमराही थे गाड़ी के, वो भी वहीं थे, कोई चाय की दुकान पे था, कोई कहीं था। इसी बीच में उनमें से एक हमराही जो यंग कंपेरेटिव यंग बैच का था, उसकी नज़र एक छोटी सी बच्ची पे गई जो 4 साल की थी और वो रो रही थी। वहीं चूंकि सब लोग खड़े हुए थे, सिपाही ने उसको बुलाया अपने पास, वो तुरंत चली आई। उसके पीछे पीछे ही एक और मोहल्ले का ही बच्चा था, तो वो भी साथ में आया। सिपाही ने पूछा बेटा क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो उसने बताया, उसके साथ में जो लड़का था, कि ये जो सुबह जिसकी डेड बॉडी मिली है, जो मृतका है, ये उसकी छोटी बहन है और ये टॉफ़ी बहुत खाती है। और इसकी सिस्टर जब भी कभी टॉफ़ी ख़रीदने जाती थी या लाती थी, तो चाहे एक ही टॉफ़ी मिली हो तो आधी वो खाती थी, आधी अपने पास रखती थी इसको देने के लिए, क्योंकि ये टॉफ़ी के लिए झगड़ा भी करती थी, टॉफ़ी भी बहुत खाती थी। उस सिपाही ने अपने जेब से 5 रुपये निकाले, उस लड़के से कहा कि बेटा कहीं से 5 रुपये ये ले जाओ, कहीं से इसे 4-5 टॉफ़ी लाओ, ये बहुत रो रही है। उसका पर्पज़ सिपाही का और बहुत नहीं था, उसका ये था कि रो रही है, सब लोग यहाँ पर अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, तो अगर ये टॉफ़ी बहुत खाती है तो इसको 2 टॉफ़ी हम दे देंगे, ये चुप हो जाएगी। वो लड़का 5 रुपए की टॉफ़ी ले आया और बच्ची को एक टॉफ़ी उस सिपाही ने एसओ अलीगंज के हमराह ने दिया। चुप हो गई वो तुरंत। तो फिर ऐसे बात को आगे बढ़ाने के लिए उसने कहा कि बेटा कहाँ से तुम लोग टॉफ़ी लाती हो, तुम्हारी बहन टॉफ़ी कहाँ से ले आती है। तो उसने कहा कि ये सामने वाली दुकान है, दुकान उस समय बंद थी। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो बंद है। तो उन्होंने कहा कि अभी बंद है, वैसे ये खुली रहती है, रात तक खुली रहती है, हम लोगों को जब भी कहीं से पैसा मिलता है हम दोनों लोग आते हैं, लेकिन कल हम नहीं आ पाए थे, दीदी पता नहीं कब निकल गई टॉफ़ी लेने के लिए। अपनी उम्र के हिसाब से जो उसकी जानकारी थी, जैसा वो बोल पा रही थी या जैसा अपने आप को व्यक्त कर पा रही थी, ठीक वैसे ही वो बता रही थी। सिपाही ने हमराह ने फिर पूछा कि बेटा अगर ये दुकान बंद हो तब क्या करोगे। तो उसने कहा कि तब भगत अंकल रखे रहते हैं, उनके पास हम लोग चले जाते हैं, कभी कभी तो वो पैसा भी नहीं लेते, दे देते हैं। तो उनका कौन भगत अंकल। तो उनका चलिए मैं दिखाता हूँ। वो सिपाही अकेला उस बच्चे के साथ उसके साथ गया और उसी दुकान के ठीक बगल में ही एक पुराना सा पक्का मकान एक कमरे का था और उसने दिखाया कि ये भगत अंकल इसी में रहते हैं। सिपाही भी कौतूहलवश भीतर घुस गया। भीतर एक 45-50 साल का एक आदमी एक तख्त पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि भाई तुम्हारी भी कोई दुकान है। तो उसने कहा नहीं साहब मेरी कोई दुकान नहीं। तभी सिपाही की निगाह तमाम टॉफ़ी के रैपर, चॉकलेट के रैपर या कुछ टॉफ़ी पे पड़ी। उसका भी वो चौंका सिपाही, क्योंकि उसने पूछा था तुम क्या करते हो। तो उसने कहा साहब हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं। उसको शक हुआ कि शायद इसके बच्चे भी यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चे यहाँ हैं। बोले नहीं साहब हमारा कोई बच्चा नहीं है, मैंने शादी नहीं की है। तो फिर इतनी टॉफ़ी कहाँ। बोले वो बच्चे आते हैं मोहल्ले के, तो मैं उनके लिए टॉफ़ी रखता हूँ। खैर तब तक उसकी और जब भीतर वो चूँकि अंधेरा था उसमें अकस्टम्ड हो गया सिपाही, तो उसने देखा कि 50 तरह तरह की नई पुरानी टॉफ़ी चॉकलेट ये उसके कमरे में बिखरी पड़ी हुई थी। उसने कहा कि ये बच्ची भी आती थी। इतना सुन के वो घबरा गया। तब तक उसके साथ वाला हमराही भी आ गया, दोनों हमराही वहाँ इकट्ठा हुए और फिर वो बहाना ढूंढने लगा। जैसे उसने कहा मुझे पेशाब लगी है, मुझे बाहर जाने दीजिए।
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शक को गहरा कर रही थी। दोनों सिपाहियों ने कहा कि अब मैं समझ गया, और वैसे ही उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, तुमको पता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है। बस इतने में ही उसने कहा कि अरे साहब। इसी बीच सिपाहियों ने क्या देखा कि एक पैंट का आधा फटा हुआ हिस्सा और उसकी पूरी पैंट वहीं किनारे कोने में पड़ी हुई थी। जब वो टॉफ़ी ढूंढ रहे थे, वो हाथ में आ गई वो पैंट, और उन्हें तुरंत ध्यान आ गया, चूँकि वो एसओ के हमराही थे। पंचायतनामा के समय उन्होंने बच्ची के मुंह में वही टुकड़ा देखा था। उन्हें समझने में कतई देर नहीं हुई कि हम असली आदमी तक पहुंच गए हैं। उसको पकड़ा दोनों सिपाहियों ने, आवाज़ लगाई, और बाकी जो सिपाही थे वहाँ पर लोगों के हमरा, उनसे कहा कि साहब लोगों को बुलवा दीजिए। जयप्रकाश और सभी सीओ जैसे उस भाग के उस कमरे में गए। उन्होंने कहा कि सर ये वो पैंट का टुकड़ा है जो उसके मुंह में, पैंट पूरी पैंट है और उसका टुकड़ा जो उसके मुंह में मिला था। बस 1 मिनट में सब बात समझ में आ गई। ये कहा गया कि आप तुरंत इसको गाड़ी में बिठाइए, थाने पर ले चलिए, अब यहाँ पर भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, और कमरे की अच्छे से तलाशी लीजिए। फिर कमरे की अच्छे से तलाशी ली जाने लगी। उसमें वही बोरियां मिली, खाली बोरियां, कम से कम 20, जिस तरह की बोरी में उस बच्ची की लाश मौके पर फेंकी गई थी। यानी वहीं से उसी बोरी का इस्तेमाल किया गया था। वो सस्ते राशन की दुकान, जो सस्ते गल्ले की दुकान होती है, उसमें जो सप्लाई होता है गेहूं चावल, उसकी खाली बोरियां थीं। 20 वहाँ उसके यहाँ बरामद हुई, और वही उस मौके पे बरामद हुई थी जिसमें बच्ची की लाश को बांध के फेंका गया था। थाने पर सब लोग पहुँचे, और किसी भी तरह की बहुत पूछताछ, अच्छी वाली पूछताछ या बहुत अच्छी वाली पूछताछ की आवश्यकता नहीं पड़ी। बहुत थोड़ी सी क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो टूट गया। उस व्यक्ति का नाम था केदारनाथ, सन ऑफ लालू प्रसाद, मूल निवासी धनसेर नगर, थाना मछरेहटा, जिला सीतापुर। वर्तमान पता उसका था मकान नंबर B3/578, सेक्टर जे, अलीगंज, लखनऊ। जहाँ ये बच्ची का मकान था, उसके और इसके मकान के बीच में एक दुकान और 3-4 मकान और थे वहाँ पर। उससे पूछा गया कि तुझको भगत जी क्यों कहते हैं, तो उसने ये बताया कि साहब हम जो है कॉलोनी में सामने एक पीपल का पेड़ है। अच्छा, इस बीच में जब वो थाने पर लाया गया तो पूरा मोहल्ला थाने के बाहर आकर इकट्ठा हो गया, और फिर उनसे भी कुछ लोगों ने बातचीत शुरू की, और सब इसको भगत के ही नाम से जानते हैं, भगत। तो उसका जो कारण लोगों ने बताया कि साहब उसी मोहल्ले में इसके घर के सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। हर साल दीपावली के बाद जब गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो लोग पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये शख्स उनको साल भर संभाल के रखता है। जैसे लोग फेंक गए तो उसको प्रॉपर उसको रखना, और उसमें रोज़ जल चढ़ाना, दिया बत्ती उसकी करना, और 1 घंटे सुबह वो हैंडपम्प पे नहा के और 1 घंटे तक यहाँ पर पूजा करता था उन्हीं सब मूर्तियों की। और उसमें कभी झंडा लगा देना, कभी कोई कपड़ा चढ़ावे का मिला हो वो रख देना, या कोई कॉलोनी का आदमी कोई चढ़ावे का सामान वहाँ रख गया हो उसको प्रॉपरली अरेंज कर देना। इसलिए पूरे मोहल्ले में वो भगत जी के नाम से मशहूर था। उसी के ठीक सामने, घर के ठीक सामने और पीपल के पेड़ के बगल में सस्ते गल्ले की दुकान भी थी। सस्ते गल्ले की दुकान जहाँ का वो बोरा था उससे भी पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि साहब सुबह 8 बजे चूँकि हम अपनी दुकान खोल देते हैं, तो ये 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वो अनाज को तौलने का काम करता है, और उसके एवज में हम इसको महीने भर का राशन दे देते हैं। जैसे 20-25 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, और इस तरह से इसको हम इतना दे देते हैं कि इसे साल भर खाने के लिए कहीं बाहर से कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब उससे पूछताछ शुरू हुई तब असली बात पता लगी कि वास्तव में इसके पीछे क्या वजह थी, और कैसे कैसे सैडिस्टिक लोग अभी भी हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में पाए जाते हैं, इसका भी पता लगा। उसने बताया कि साहब मैं इस मकान में पिछले 30 साल से किराए पर रह रहा हूँ। मैं सीतापुर से मैं छोटा था तभी मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। मैं वहाँ से अपनी 2 बहनों को लेकर यहाँ पर चला आया, और यही मकान उस समय हमको मिला किराए पर। उस ज़माने में 25 रुपये उसका किराया उसे
उसको देना पड़ता था। और फिर उसने रिक्शा चलाना शुरू किया। बोले दिन रात मैं रिक्शा चलाता था और दोनों बहनें हमारे घर पे रहती थीं, खाना बना के देती थीं, हमारा सब ख्याल करती थीं। और दिन भर में सारा पैसा कमा के मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया कि दोनों बहनों की मैंने शादी कर दी। उसके बाद जब वो अपने घर चली गई तो मैं अकेले इसमें रहने लगा। मैंने कोई शादी नहीं की। करता क्या था वो कि वो रिक्शा चलाता था, चूँकि उसकी यही सब गतिविधियाँ जैसे सुबह पूजा पाठ करना और समय से रिक्शा लेके जाना, समय से रिक्शा लेके आना, अपना खाना खुद बनाना, शराब नहीं पीना, इस तरह की बातें जो उसकी थी। तो बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए लोग, मोहल्ले के लोग उससे कांटेक्ट में रहते थे। वो लड़कियों को, छोटी बच्चियों को, अगर किसी की बच्ची को जाना है स्कूल तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाता था। अगर वो बच्चा है, अगर भाई बहन है तो उसकी मजबूरी थी, ले जाना पड़ता था। अदरवाइज़ कोशिश ये करता था कि वो बच्चियों को ही अपने रिक्शे से स्कूल ले जाए और ले आए। स्कूल ले जाने और ले आने का जो किराया अभिभावक दिया करते थे, उससे उसका आराम से मकान का किराया, रिक्शे के लाइसेंस का रिन्यूअल, और भी उसे जो कुछ खाना पीना हो, इधर उधर की चीज़ें, वो सब उसका पेट भर जाता था और उसकी सारी जो ज़रूरतें थीं वो पूरी हो जाती थी। अब वो बच्चों को, जब बच्चियों को ले जाता था तो वो हमेशा बच्चियों को रिक्शे पर गोद में लेके रिक्शे पे बिठाता था और गोद में ही लेके रिक्शे से नीचे उतारता था। और इसी बीच में उन बहुत नन्ही बच्चियों को 4 साल, 5 साल, 6 साल, इनके साथ वो छेड़खानी करता था। अगर बच्ची थोड़ी बड़ी है और वो चीज़ों को जानती है, वो विरोध करती थी या चिल्लाती थी तो वो रिक्शे के सीट के नीचे टॉफ़ी और चॉकलेट अच्छी मात्रा में रखता था, फ़ौरन निकाल के दे दिया करता था उन बच्चियों को चुप कराने के लिए। लेकिन ये सिलसिला उसका रोज़ का था, प्रतिदिन का था। और उसकी तमाम और इन सब चीज़ों को लेके आदतें ख़राब हो गई थी, जो चीज़ें उसके कमरे से बरामद हुई। वो इसी प्रोसेस में वो प्रतिदिन बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था। इसी बीच में उसके साथ एक बात और हुई कि उसको नगर निगम के कर्मचारी सब अच्छी तरह जानते थे कि साहब ये बहुत डिसिप्लिन्ड है। कभी इसके जो लाइसेंस की अवधि है वो पूरी नहीं हुई, उसके पहले ही वो लाइसेंस, पहले रिक्शों का लाइसेंस बनता था, नगर निगम बनाता था, नीले रंग की एक प्लेट हुआ करती थी, वो आगे वाले पहिए में उसको नट बोल्ट में कस दिया जाता था, या पीछे रिक्शे के पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया जाता था कि नगर निगम का लाइसेंस संख्या हमारा फला फला है। कभी कभी जगह जगह जो नगर निगम के इंस्पेक्टर हुआ करते थे वो चेकिंग करते थे कि तुम्हारे इसका लाइसेंस बना है कि नहीं बना है, रिन्यू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 30 सालों से वो नगर निगम में वही सही समय पर अपना रिन्यू कराना, सही समय पे उनका पैसा देना और अपने रिक्शे की मेंटेनेंस प्रॉपर कर लेना, क्योंकि बच्चों के अभिभावकों से उसे पैसा अच्छा मिल जाता था और कभी वो सवारी के लिए अपने रिक्शे का उसने इस्तेमाल नहीं किया, कोई उसके पास लाइबिलिटी भी नहीं थी। तो 2015 में फ्री में जब ई रिक्शा का दौर शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से फ्री में ई रिक्शा बांटने की एक योजना आई और नगर निगम से भी मांगा गया कि अच्छे चाल चलन वाले जो रिक्शे वाले हैं उनकी सूची दीजिए जो लंबे समय से रिक्शा चला रहे हैं, ताकि उनको फ्री में ई रिक्शा दे दिया जाए। अच्छे चाल चलन की वजह से 2015 में ही इसको ई रिक्शा फ्री में, मुफ्त में दिया गया। और वहीं घर के सामने ही एक कटिया लगाते थे लोग, जहाँ पर सारे लोग मिलके ई रिक्शा चार्ज करते थे, वहीं ये अपना ई रिक्शा चार्ज कर लेता था। अब पहले तो वो स्कूल की बच्चियों को पहुंचाता था, लेकिन ई रिक्शे से स्कूल से बच्चियों को ले जाना संभव नहीं था। लोग ई रिक्शे पर बच्चियों को नहीं परमिट करते थे, पुराने ट्रेंड के हिसाब से ही वो ई रिक्शा पर बच्चों को ले जाया, अपने बच्चों को भेजा करते थे। तो अब वो इत्मीनान से उठता था, अपना स्टेशन जाता था, क्योंकि खर्चा कुछ लगना नहीं है, तेल उसमें भराना नहीं है, चार्ज हो जाना है, तो इसलिए उसे बहुत पैसे की फ़िक्र नहीं थी। दिन भर में अगर 4 से 10 सवारी मिल गई उसका काम चल गया, बाकी वो अपना घर पे रहता था और आराम करता था। उस दिन की घटना के बारे में उसने ये बताया कि मैं ई रिक्शा चार्ज, बैटरी चार्ज कर रहा था। इसी बीच में ये लड़की आई, दुकान बंद देखी, 9:30 पौने 10 बजे की बात है, दुकान बंद देखी और सीधे मेरे घर में घुस गई। इसके घर में घुसते ही मैं ठीक पीछे पीछे इसके चला गया और इसने जैसे हमेशा करती है कि अगर कोई दुकान बंद होती है या उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो आ जाती हैं और भगत अंकल हमको टॉफ़ी खिलवाइए।
तो मैं पैसा लेके दुकान पे चला जाता हूँ, इन लोगों को टॉफ़ी दिलवा देता हूँ। लेकिन उस दिन इसके मन में शैतान जगा हुआ था। उसने उसको टॉफ़ी दी, पैसा भी नहीं लिया, और फिर उससे ये कहा कि अब होली आने वाली है, मम्मी पापा ने तुमको कपड़े बनवाए। तो उसने कहा नहीं, कपड़े हमको नहीं बनवाए गए, आप हमको कपड़ा बनवा दीजिए। उसने कहा हम इस बार तुमको बिल्कुल नया सूट बनवा के देंगे होली के लिए। इसी बहाने पहले उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसने कहा कि मैं पहले तुम्हारा नाप ले लूँ, और थोड़ी देर बाद उसने उसके साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी। बच्ची को जैसे ही इसका ज्ञान हुआ कि अब कुछ गलत कर रहा है, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्ची जब चिल्ला रही थी उस समय उसने तुरंत उसके अपने पैंट का एक नीचे का थोड़ा हिस्सा फाड़ के उसके मुंह में ठूस दिया और उसके गले को दबा दिया। थोड़ी देर में बच्ची के प्राण निकल गए, लेकिन वो पूरी रात उसी बच्ची के साथ खिलवाड़ करता रहा, खुद भी बिना कपड़ों के था। और 4 बजे जब उसे ये होश आया कि अब दिन निकलने वाला है, तब उसने उस बच्ची को एक वही बोरा जो उसके कमरे में बहुत ढेर सारा था, वो राशन की दुकान में वो कभी कभी बोरे ले आता था कि उनको सिल के, और जाड़े के दिन में उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा के गद्दे का इस्तेमाल किया करता था। उसने उसको बोरे में भरा और बहुत कॉन्फिडेंस से अपने ई रिक्शे पर लाद के वहाँ ले जाके उसने छोड़ दिया। ये घटना थी। और कोई व्यक्ति इसी समाज में अपने मोहल्ले की बच्चियों से 30 वर्ष तक लगातार 30 वर्ष तक, कक्षा 3, 4, 5 की ही बच्चियाँ उसमें, क्योंकि बड़ी बच्चियों को वो रखता नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से संख्या कम हो जाती थी। बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ 5 साल की उम्र में अगर वो कक्षा 1 में या जाना शुरू करती तो 4 साल से लेकर 8 साल तक की बच्चियों के साथ इस तरह का सैडिस्टिक अप्रोच। उसके कमरे में जो बर्तन मिले वो बहुत बुरी स्थिति में, कपड़े मिले, सीमेंट का तो जैसे कहते हैं कि भंडार उसके यहाँ भरा हुआ था, हर कपड़े में भरा हुआ, सारे सैंपल निकाले गए। एक तो बल्कि उसमें प्लास्टिक के जार में, जो टॉफ़ी वाला जार होता है, संभवतः वो टॉफ़ी किसी सच में ही ले आया था, उसमें सीमेंट उसने भर के रखा था। वो रोज़ ऐसा करता था। इसका वो जैसे वहशियाना या शैतान उसके मन में जाग जाता हो। और फिर उसने एक एक करके बताया कि किस तरह से वो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था, और उसी में उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था। और उसके लिए जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती थीं तो वो परेशान हो जाता था, तड़पने लगता था। तब इस तरह की बच्चियों को वो दिन भर उसी टॉफ़ी की दुकान के बाहर ऐसी छोटी बच्चियों का इंतज़ार करता था जिस दिन छुट्टी होती थी, जिस दिन स्कूल की बच्चियों के लिए नहीं जाना होता था, कि अगर बहुत छोटी बच्चियाँ टॉफ़ी के लिए आती हैं तो तुरंत अपने पैसे से उनको टॉफ़ी दे जाना और किसी बहाने से उनके साथ छेड़छाड़ करना। खैर, इतने एविडेंस मिल गए उसके, जैसे उसका यूज़ किया हुआ वो पैंट जिसका आधा टुकड़ा उसके मुंह में मिला, वो बोरी, और इस तरह के बहुत ढेर सारे एविडेंस के बाद इस शैतान को 19 मार्च को 17 मार्च की सुबह ये घटना हुई थी। ये बोरी में बंद लाश मिली थी। 16 मार्च की रात में इसने उसे मार दिया था और 19 मार्च को वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, और उसके बाद फिर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा उस पर चलाया गया। मुझे बहुत पता नहीं है कि आखिर इसका हुआ क्या, इस मुकदमे का, उसमें उसको कितनी सज़ा हुई या कितनी या उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी भी मुकदमे चल रहे होंगे। मुझे 2013 में एक घटना याद है वहाँ की, रायबरेली की, जब मैं एसपी रायबरेली था, तो 4 साल की बच्ची के साथ एक उसके घर में कोई आयोजन था। एक 18-19 साल के युवक ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। अभी 1 हफ्ते पहले रायबरेली के इस केस में उस हत्यारे को, उस लड़के को मृत्युदंड की सज़ा जिला न्यायाधीश के यहाँ रायबरेली में सुनाई गई है। अभी आप अगर पिछले 1 हफ्ते का अखबार पढ़ेंगे तो इस हर अखबार में इस घटना का जिक्र है। तो वो 2014 का ट्रायल होते होते अब उसको सज़ा मिली है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि चूँकि इस केस में इतने एविडेंस थे कि इस बहशी को, जो 30 साल से एक ही काम करता रहा, और चूंकि अब वो ई रिक्शा पर चलने लगा था, बच्चियों को रोज़ छेड़ने को नहीं मिल रहा था, तो ऐसी शैतानी हरकत उसने की, इसे भी इसी तरह की सज़ा ज़रूर न्यायालय से मिलेगी। न्याय व्यवस्था पर मुझे इतना यकीन है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।